हमारे इस विशेष कार्यक्रम में दर्शकों महिला सशक्तिकरण की दिशा में तमाम सारे कार्य सरकारों के द्वारा, भिन्न भिन्न सरकारों के द्वारा चलाए जाते रहे हैं। वर्तमान में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। हमारा विषय है कि उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो आज हमारे साथ अंजू चौधरी जी हैं, जो राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं और आप गोरखपुर महानगर में महापौर के पद पर भी आप रह चुकी हैं और तमाम सारे पदों पर आपने कार्य किया और समाज सेवा का आपका एक लंबा अनुभव है। तो हम अंजू चौधरी जी से ही बात करेंगे। आज उनके जीवन वृत्त पर हम बात करेंगे कि किस तरह से एक महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में अगर आज आप उभरी हैं तो इसके पीछे कितनी मेहनत, कितना कष्ट, कितनी वेदना आपको झेलना पड़ा है, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे। तो अंजू जी, आपका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि मैंने नाम बताया है दर्शकों को, तो मैं आपके पिताजी का नाम जानना चाहूँगा, आपकी माताजी का नाम जानना चाहूँगा और आपका जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, ये मैं जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मेरा जन्म पटना में हुआ और मेरे पिताजी जो हैं सिनेमा का बिजनेस था, उनका सिनेमा हॉल था और वेस्टेक्स कंपनी का उनका वो था, एजेंसी था। इसके साथ साथ मेरी माताजी जो थी वो मधुबनी की, दरभंगा की थी और सिर्फ 8th क्लास तक पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने हम लोग को बहुत ही अच्छा एजुकेशन दिया और संस्कार दिया। इसका मुझे बेहद प्रसन्नता है आज भी। और मेरी पहली प्राथमिक शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट, जो कि वहाँ का सबसे पुराना, इनफैक्ट इंडिया का 4th ओल्डेस्ट गर्ल्स हाई स्कूल है। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1853 और पूरी शिक्षा मैंने वहाँ से स्कूलिंग किया। सीनियर केम्ब्रिज करने के बाद मैंने वुमेंस कॉलेज पटना में से BA ऑनर्स इन ज्योग्राफी किया और टॉपर स्टूडेंट वहाँ रही और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप भी मिला। फिर मैंने MA इन ज्योग्राफी किया, जिसमें कि अगेन मुझे गोल्ड मेडलिस्ट और UGC ग्रांट होल्डर और स्कॉलरशिप मुझे मिला। तो इसी तरह से मेरी पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं हुई थी। मैंने फाइनल एग्जाम्स भी नहीं दिया था, तब मेरी विवाह हो गई चौधरी प्रमोद कुमार जी से, जो कि यहाँ के जाने माने चौधरी राम लखन चंद जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। और 1970 में मैं जब ब्याह करके आई तो मेरी मदर इन लॉ श्रीमती कृष्णा कुमारी चौधरी जी, वो एक बहुत ही जानी मानी सोशल वर्कर थी और 1961 में उन्होंने महिला सर्वोदय मंडल, एक महिलाओं का संगठन स्थापित किया, जिसका सेवा, मैत्री और मनोरंजन उसका मेन एम था। और उसी के तहत उन्होंने, मैं 26 फरवरी को शादी हुई है और 2 मार्च को उन्होंने मुझे उसका मेंबर बना दिया। तो ये मेरी सास का दिन था, जो कि मुझे उन्होंने सोशल वर्क में राइट फ्रॉम माय मैरिज उन्होंने मुझे प्रमोट किया, सामाजिक कार्यों में प्रमोट किया। आपकी सास ने जो का बहुत बड़ा रोल है। और मेरी मदर का भी ऐसा ही था कि वो भी काफी सेवा के कार्यों में और पूजा पाठ। माता जी का और पिताजी का नाम आपने नहीं बताया। हाँ, मेरे पिताजी का नाम था सूर्य नारायण गुप्ता और इत्तेफाक की बात है कि मदर का नाम था प्रभावती गुप्ता। तो सूर्य और प्रभा का बड़ा अच्छा मिलन और हम नहीं, आपका संस्कार जो है, चूंकि आपने बताया कि आपके पिताजी फिल्म से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को मिशनरी में पढ़ने के बावजूद बिना पूजा पाठ किए और बिना नहाए हम लोग को स्कूल जाने में भी टोका जाता था। और हर तरह का ट्रेनिंग मदर ने हम लोग को दिया, चाहे वो कार ड्राइविंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे निटिंग हो, स्टिचिंग हो, हर तरह का मदर ने मेड अस ऑल राउंडर। तो विद द रिजल्ट कि हम लोग 6 बहनें हैं और जो जहाँ भी गया है वो उसको ससुराल वालों ने बहुत सम्मान दिया है। मेरी 2 बहनें एक ही परिवार में गई हैं, क्योंकि एक बहन का बहुत अच्छा वो रहा तो दूसरी बहन। तो आपके जो है पिताजी जो है कितने भाई थे? पिताजी अकेले थे, बड़े भाई थे उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, मतलब 2 भाई थे। हाँ। अच्छा। तो आप
कि जो पिताजी की माताजी की जो संतानें हैं, जैसे आपने कहा कि हम 6 बहनें और हैं, 3 भाई थे हमारे, तो 2 नहीं रहे, अब 1 भाई है। अच्छा 6 बहनें और 3 भाई का, जी, यानी जी, 9 जी, संतानें आपके जी। पिताजी की थी। आप जो है बहनों में, या आपका कौन सा नंबर था अपनी? दूसरे नंबर थे बहनों में, और भाइयों सब मिला के 4th नंबर था मेरा। अच्छा चौथा नंबर जी। था। तो चूंकि आपने जो बताया कि जिस समय आपकी शादी हुई, जी। एक काफी मतलब समय बीत चुका, उस समय आपकी जो शिक्षा हुई थी वो बेहतर अच्छे स्कूल में आपकी शिक्षा हुई थी, बड़ा ही जो है मतलब बेहतर जीवन यापन आप लोगों का था। जैसे आपने कहा कि उस समय एक महिला अगर गाड़ी चलाना जान गई, उस समय अगर वो घर से बाहर निकलना ही अपने आप में बड़ी चीज होती थी। तो इन सारी सुख सुविधाओं का और सारी जो तकनीकें हैं उसका भी अगर अनुभव आपको मिला था, तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी फैमिली एजुकेटेड थी। मेरी मदर वॉज द फर्स्ट लेडी टू पोजेस अ कार एंड ड्राइव अ कार। वो असली गाड़ी मेरे फादर ने मेरी मदर के नाम से लिया था और उनको ड्राइविंग सिखाया। उस जमाने में भी मेरी मदर वॉज द फर्स्ट लेडी, मैं बता रही हूँ, पटना में, टू ड्राइव अ कार। तो ये बहुत उनका एक अलग स्थान था समाज में, और बहुत सम्मान की नज़र से लोग देते, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वहाँ के जाने माने रईस लोग हैं, इन लोग सबसे उनका अच्छा आना जाना था। और शी वॉज ऑल्सो टाइप ऑफ सोशल वर्कर। और ये प्रवचन वचन हम लोग बचपन से ही बहुत सुनते रहे, और बहुत सारे संतों का मुझे आशीर्वाद और उनका साथ मिला और सुनने को मिला था। तो शादी करके भी मैं जब आई यहाँ गोरखपुर में, तो जब भी कोई प्रवचन होता था तो मैं कोशिश करती थी कि मैं जरूर वहाँ जाऊँ। तो ये मेरा शुरू से संस्कार रहा। और अच्छे संस्कारों में आपका पालन पोषण हुआ, और आप शादी करके जब गोरखपुर में आई तो आपको यहाँ भी एक बेहतर माहौल मिला। जी। आपकी सास स्वयं जो है समाज सेवा से जुड़ी थी, और आपको भी उसमें उन्होंने प्रेरित किया। हम इनसे क्रेडिट मदर से ज़्यादा मदर इन लॉ को देते हैं कि हम जैसे भी आए हों, लेकिन अगर वो सपोर्ट, इफ यू कैन हैव द एबिलिटी, बट यू मस्ट हैव गेट अ अपॉर्चुनिटी। माँ जो है, जो चाणक्य ने लिखा भी है कि 5 प्रकार की माताएं होती हैं, तो उसमें आया है कि राजपत्नी, गुरु पत्नी, मित्र पत्नी तथा पत्नी माता स्व माता पंचयिता मात्रा स्मृता। यानी पत्नी की भी माता जो होती है, जो सास होती है, वो भी माँ ही होती है। राजा की पत्नी माँ होती है, गुरु की पत्नी माँ होती है, मित्र की पत्नी माँ होती है, अपनी माता और अपने पत्नी की माता। तो सास जो है, तो सास को आप अगर श्रेय दे रही हैं, तो ये हमारे शास्त्रों का सम्मान हो रहा है, हमारे ग्रंथों का सम्मान, हमारी संस्कृति का सम्मान है। और ये एक प्रेरणा है लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो सास का अनादर करते हैं, जो सास को नहीं महत्व देती हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जो है एक प्रेरणा है। मैडम, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपकी शिक्षा बहुत अच्छी थी, आपने हायर जो एजुकेशन जो आपका था वो भी बढ़िया था। आपके दिमाग में क्या कभी सरकारी सेवा में जाने का मन नहीं किया था क्या? सरकारी सेवा में नहीं, मुझे मेरी इच्छा थी। जब यूजीसी ग्रांट मुझे मिला तो मुझे मेरी इच्छा हुई कि मैं पीएचडी करूं और यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर जॉब करूं, बिकॉज आई फाइंड इट अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने कहा उस ज़माने में कि यहाँ का यूनिवर्सिटी बहु बेटियों के जाने लायक नहीं है। तो मेरा जो फॉर्म भी मैंने पीएचडी के लिए भर लिया था, लेकिन आई हैड टू फॉरगेट इट। और उसके बाद जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष और वैसा रूप, तो मैं जिस तरीके से मेरी सास और ससुर चाहते थे, मैं उसी उसमें डल गई। और मैंने घर के अपने दादा ससुर, दादी, सास, बुआ, सास, पूरा बड़ा फैमिली था, सबका देखभाल करना और सबका ख्याल करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। आज तक मैंने अपने 2 बच्चे, 2 बेटे मेरे, दोनों को अब कभी भी ट्यूशन मैंने नहीं दिया। उनको पढ़ाते खुद थे। अगर कोई रिजल्ट खराब होता था तो मुझे खुद को गिल्टी लगता था कि ये रिजल्ट क्यों। और बाय गॉड गुड ग्रेस दे वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड टॉपर स्टूडेंट्स। तो मैंने पढ़ाया लिखाया सब, और सोशल वर्क भी मैं बहुत करती रही मदर इन लॉ के साथ। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़ने के अलावा मैंने मदर इन लॉ के साथ जैसे जहाँ भी जाना होता था सोशल वर्क करने के लिए, तो मैं वो हम लोग को जरूर ले जाती थी। और महिला सर्वोदय की मैं अध्यक्ष भी रही और आज उसकी संरक्षिका हूँ। लायनेस क्लब की भी मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिसको 29 क्लब मेरे अंडर थे, तो उसके माध्यम से भी मैंने बहुत सारे सेवा के कार्य किए। और जो फर्स्ट आई कैंप लगा गोरखपुर में बाई लेडीज सरदारनगर में, वो हमने लगवाया था। और उसके बाद जो फर्स्ट फ्री चेकअप एंड मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, पहला जो गोरखपुर में कहिए या उत्तर प्रदेश में,
इट वॉज वे बैक इन 84, वो मैंने लगवाया था और 12 स्पेशलिस्ट उसमें आए थे। उसके बाद फर्स्ट फैशन शो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी फर्स्ट गोरखपुर में मैंने करवाया था उस जमाने में। इस तरह से लायनेस क्लब द्वारा मैंने बहुत सारी फर्स्ट चीज जैसे कि हो गया था। मतलब एक लंबा अनुभव है। उस जमाने में भी मैंने ये सब चीजें लोगों को बड़ा अजीब लगता था, और लेकिन पेपर्स भी कुछ उल्टा सीधा छापते थे, लेकिन मैंने कभी भी क्या कि लोग मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि मुझे जो करना है मैं करूंगी, और आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर दैट वे। मतलब दृष्टि सकारात्मक आपने रखा जी हाँ। और उसका नतीजा है कि आप निरंतर जो है लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती गई। मैडम, समाज सेवा की एक लंबी फहरिस्त है आपकी। हाँ। फिर अभी हम आगे उस पर चर्चा कर लेंगे। आपका राजनीति के प्रति जो झुकाव हुआ, राजनीति में जो प्रवेश आपने शुरू किया, ये कैसे हुआ, क्या बताएंगे? एक्चुअली मैं फादर इन लॉ की बहुत इच्छा थी कि मैं वो कहते थे आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपको मैं चाहता हूँ कि आप राजनीति में आए। तो मैं हमेशा कहती थी पापा जी बच्चे सेटल हो जाएं, और सास मदर इन लॉ भी ओल्ड है, तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो सबका देखभाल करना है, तो अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। उसके साथ ही साथ मुझे लगता था कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज हमको लगता था मैं सोशल वर्कर हूँ और राजनीति को आप लोग हेट दृष्टि से देखते थे उस जमाने में। तो मुझे लगता था कि मैं राजनीति में कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन उनकी इच्छा थी। तो जब 1996 में वो नहीं रहे और 2000 में जब ये महिला सीट हो गया गोरखपुर का, तो बड़े महाराज जी ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी ने मुझे बुला करके कहा कि आपके, क्योंकि पापा जी वॉज अटैच विद महाराज जी का जो मंदिर से अटैच थे गोरखमठ से, और वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के काफ़ी वर्षों तक वो उसके अध्यक्ष रहे, और बड़े महाराज जी उसके सचिव रहे, सेक्रेटरी रहे, और इसलिए मंदिर से बहुत अटैचमेंट था। तो अवैधनाथ जी बहुत फादर फिगर फॉर मी, और मुझे सुख दुख सब मैं उनके पास जाती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि चौधरी साहब की इच्छा को पूर्ण करूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चुनाव लड़ें। तो मैं ना नहीं कर सकती थी, उनका आदेश था। तो उस टाइम पर चुनाव लड़ा मैंने, लेकिन वो उस टाइम पर वो किन्नर का हवा चला, आपको याद? अच्छा, पहली बार चुनाव आप लड़ी तो आपको सफलता नहीं मिली? सफलता नहीं मिली, और किन्नर वाला हवा चला और उसमें लोग बह गए। बहरहाल वो मेरे लिए बेहतर रहा, क्योंकि फिर 2006 में माननीय हमारे सीएम साहब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे बुला करके कहा कि आपको बस चुनाव लड़ना है, जबकि वो जनरल सीट था, और उसमें 18 पुरुष के अगेंस्ट मुझे एक अदद महिला अंजू चौधरी को उन्होंने चुनाव लड़ाया, और थम्पिंग मेजोरिटी से मेरी जीत हुई। और उसके बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके साथ ही वॉज एन MP, और उनके साथ हम उनके नेतृत्व में मैंने बहुत काम किया, और मुझे बहुत संतुष्टि है कि गोरखपुर के विकास के लिए, जबकि न सेंटर में मेरी सरकार थी और ना ही स्टेट में मेरी सरकार थी, तो जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग भेजते तो टर्न डाउन हो जाता था। तो आई टू टॉक टू द ऑफिसर डायरेक्टली एंड कन्विंस कर देते थे कि ये प्रोजेक्ट को होना है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने उस जमाने में किया जो कि असंभव था विपक्ष में रहकर। मतलब विपक्ष में रहकर। हाँ, मतलब आपका जो राजनीतिक प्रवेश हुआ, सीधे आप जो है महापौर बनी। हाँ, और महापौर बनकर के आपने जो है अपने प्रतिभा का जो प्रदर्शन था, यानी अपने साहस का जो परिचय दिया कि सरकार न होते हुए भी, मतलब विपक्ष की तरफ से होकर के भी आप जो है लगातार लड़ती रहती थी जनता के सुख दुख के लिए। नहीं, 80 पार्षद थे हमारे साथ, 70 थे, 10 नॉमिनेट हो गए थे, लेकिन 80 पार्षदों में भी मेरा कभी किसी से किसी तरीके का आर्गुमेंट या किसी तरह का उन्हें, दे वर ऑल वेरी सेटिस्फाइड विथ माई वर्किंग। और विपक्ष के कहते थे कि अंजू चौधरी पर कोई किसी तरह का उंगली नहीं उठा सकता है, विपक्ष वाले ये बोर्ड में कहते थे। तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं सबको साथ लेकर के चली, और ऑफिस में जो भी अपना दुखड़ा लेकर आया, चाहे जिस तरह का हो, तो मैं एज ए सोशल वर्कर ही काम कर रही थी। मुझे लगा कि मैं एक छोटे परिवार में पहले थी, जिसमें कि ऑल ब्रांचेस हम लोग देखते हैं, भाई हेल्थ देखते हैं, सफाई देखते हैं, पानी का वो देखते हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं कि नहीं, इस तरह से जितनी फील्ड्स यहाँ देखते हैं, उसी तरह से मुझे लगा कि एक बड़ा परिवार हो गया, पूरा शहर को मुझे देखना है। और उसी दृष्टि से मैंने काम किया, और मुझे बहुत संतुष्टि के ऑफ एंड ऑन गाइडेंस हमको योगी जी का मिलता था, और उनके साथ हम लोग निरीक्षण से लेकर हर काम करते थे। तो इस तरह से मैंने काम किया। तो विद द रिजल्ट की उसके बाद मैं एक्टिव रही बीजेपी में, और ड्यूरिंग माय टेन्योर एज अ मेयर मैंने 17 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया,
उसमें एक कॉन्फ्रेंस में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। बॉम्बे से मेरे पास आदेश आया कि आपको इंडिया रिप्रेजेंट करना है, और पेनांग में गई। पेनांग में मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया, और वहाँ पर जो क्वेश्चनर टाइम था, यू विल नॉट बिलीव कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, बिकॉज इंडिया को वहाँ करीब मोर देन 35 कंट्रीज के लोग मतलब आए थे। आपने विदेश में भी जो है प्रतिनिधित्व किया भारत का प्रभु प्रतिनिधित्व। की असीम कृपा है कि वहाँ 35 मिनट से ज़्यादा लोगों ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्योंकि इंडिया को वो लोग समझते थे कि क्या इंडिया क्या है, तो दे कुडंट बिल्कुल, बिलीव, बिल्कुल। उनको विश्वास नहीं होता कि आप इंडिया से हैं। और कई तरीके की चीज़ें जैसे प्रोग्राम होते उसमें मैंने प्रोग्राम भी दिया, तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। दे हैड अ डिफरेंट व्यू ऑफ इंडिया, तो वो मैंने वहाँ पे मतलब भारत के सम्मान को आपने विदेश मैंने- में भी, मतलब गोरखपुर की भूमि को आपने वहाँ जाकर के जो है गौरवान्वित किया है। मैडम, पटना बिहार की राजधानी है, हाँ और पटना का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है, और आप वहाँ पैदा हुई और वहाँ से आप गोरखपुर आई। जी गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ की तपोस्थली है, जी और आज जो है वर्तमान में योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर हैं, और आप सीएम सिटी की एक महिला, तो आपके पास एक पद भी है। तो दोनों जगहों का होने का जो एक गौरवपूर्ण अनुभूति होती है, उसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो मैं जहाँ जाती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ गोरखपुर से हूँ, तो लोगों का एक बात करने का स्टाइल और सम्मान देने का वो बदल जाता है। और ख़ास करके जब पता चलता है कि मैं उनके साथ मैंने काम किया है, तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि हम लोगों का परिवार यहाँ का 10-12 पुस्त से हम लोग रह रहे हैं, और कई वर्षों से हम लोग अटैच रहे हैं मंदिर से, तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। तो उन लोगों का एक वो होता है, एक्सपेक्टेशन हमसे करने लगते हैं, जबकि मैंने सही बात है। मुख्यमंत्री का जो सन्निकट होने का जो है, वहाँ आपको जो है कुछ जो है समस्याओं को भी हमें लगता है तो जबकि मैंने आज तक योगी से कभी भी किसी चीज़ की मांग न की है, न कोई चीज़ कहा है कि ऐसा या वैसा, या किसी के लिए अप्रोच करने के लिए कहा, तो मैंने बड़े हल्के से कह दिया कि महाराज जी फलाने का एक प्रपोजल आप देख लीजिएगा, बस। उसके आगे मैं नहीं कहती हूँ कि क्या करना क्या नहीं। आई कैन नॉट डिक्टेट हिम, आई जस्ट कैन पुट अ रिक्वेस्ट कि फला का ऐसा रिक्वेस्ट है, दैट इज ऑल। तो इससे उनके महाराज की नज़र में भी वो जानते हैं कि कोई जेन्युइन, कोई बहुत जेन्युइन कोई ऐसा मामला होता है तो ये बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। क्योंकि मुझे मेरा टेन्योर बहुत लंबा रहा, 5 साल 9 मंथ्स मैंने काम किया, तो बहुत लंबा, 2006 से 2012 जुलाई तक, तो बहुत लंबा टेन्योर रहा। तो उनका साथ इतना अच्छा रहा कि एक बहुत ही अच्छा एटमोसफियर तभी था, और आज भी वो जितना सम्मान देते हैं हमको या हमारे परिवार को, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सीएम बनने के बावजूद वो सबसे पहले पूछते हैं चौधरी साहब कैसे हैं, हमारे हस्बैंड की तबीयत कैसी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो वही सम्मान देते हैं जो बड़े महाराज जी हमारे परिवार को देते थे। तो मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैडम। आप ये उनका बड़प्पन राज्य है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष जो है आपको बनाया गया, तो आपकी जो कार्यशैली थी, जो आपका कार्य अनुभव था, उसको देखते हुए आप को ये हमें लगता है कि उपहार स्वरूप सरकार ने आपको ये दिया होगा। तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश मिला था, या आपने रिक्वेस्ट किया था, या अचानक सरप्राइज के रूप में ये चीजें आई? क्या है इसकी कहानी नहीं, जरा तो से? मेरे लिए बहुत सरप्राइज का बात था। और मुझे अनुपमा जायसवाल जी जो मंत्री थी, उन्होंने फ़ोन करके बताया, मुझे मालूम ही नहीं था। जब मेरी मुलाकात होती थी तो महाराज जी बोलते थे, हाँ अब क्या कहना, और कुछ कहना है, और क्या करना है? तो मतलब महाराज जी आप जो ठीक समझे, बस इससे आगे मैंने कभी कुछ नहीं कहा। महाराज जी आप जो ठीक समझे, जहाँ समझे, मुझे जहाँ भी समझे आप ठीक समझे, यही बोलती थी मैं। तो जब ये आया तो मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि इतने अच्छे पद पर मुझे वो आसीन कराएंगे। और अनुपमा जी ने मुझे फ़ोन किया कि आपका नाम चल रहा है टीवी में। तो मैंने कहा किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने बोला अरे राज में लाए हो कि आपको अध्यक्ष बना दी गई है। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत टीवी ऑन किया, तो वो स्टिप चल रहा था। तो तब मुझे विश्वास हुआ कि वाकई उन्होंने बना दिया। तो मैंने फिर फ़ोन करके महाराज जी को धन्यवाद दिया, और उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग था। तो तुरंत फिर दूसरे तीसरे दिन हम लोग ज्वाइनिंग के लिए गए, और बहुत अच्छा माहौल था वहाँ का। और आज भी हम लोगों ने एक अच्छा, जबकि हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं और काफ़ी अच्छा वो उससे हम लोग काम भी कर रहे हैं, और कोशिश पूरी रह रही है कि जितनी सरकार के अभियान हैं और जितनी योजनाएं हैं उन सबको
शहर तो शहर, अब हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुंचाने का काम करेंगे। और ख़ास करके ये मिशन शक्ति जो आया है उसका हम लोगों ने काफ़ी हद तक काम किया है। और कोरोना के दरमियान भी मैंने काफ़ी बिसाइड्स ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न तरीके की चीज़ों का वितरण करना, उनकी ज़रूरत की चीज़ों का, क्योंकि हम लोगों के मेरे हस्बैंड बेसिकली फार्मिंग ही देखते हैं, तो काफ़ी गाँवों में हम लोग का जाना आना होता है, तो उन लोग की ज़रूरतों की चीज़ों को वितरण कराने के साथ साथ मैंने पूरे टाइम आई यूज्ड टू बी ऑन द फोन, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर मेरा इंटरनेट से खोज के जिसकी जो परेशानी होती थी वो हमसे बोलते थे, मैं उनका एप्लीकेशन लेकर के और उसके बाद मैं उस पर काम करती थी। और उनको हर तरह से उनका मदद इतना किया तक है कि कुछ लोग तो आज भी मेरे ऊपर कविता लिखे हैं कि आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया। कुछ लोग आज भी कहते हैं मैं आपको बहुत, आज तक मेरा मदद किसी ने इतना नहीं किया है। मैंने मर्डर केस, रेप केस और एक लड़की का गला काट दिया था, उसका दूसरी बार उसका जांच करवाना, आज भी उसके फादर बोलते हैं कि मैडम आपकी वजह से मेरी बच्ची का न्याय मिल गया। तो इस तरह के मतलब उस पद पर आसीन होने के बाद जो है, कोरोना के दरमियान मैंने ये सब काम कर दिया। लोगों का जैसे विशेष तौर से जो महिला है हमारे उत्तर जी। प्रदेश की, तो उनको समझने का और बेहतर आपको मौका मिला है। बहुत बेहतर। तो क्योंकि जब आप किसी पद पर आप आसीन हो जाते हैं तो आप एक अथॉरिटी हो जाते हैं जी। और आपसे तमाम सारी अपेक्षाएं होती हैं और आपका क्षेत्राधिकार बढ़ जाता है, कुछ करने की क्षमता हो जाती है, कुछ देने की व्यवस्था बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक का जो आपका सफर है राज्य महिला आयोग के बतौर उपाध्यक्ष जो है, उसमें आपने बताया तो तमाम सारे लोग संतुष्ट हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी चीजें जो स्मृति पटल पर लगातार बनी रहती हो क्या? कोई ऐसा वाकया? क्योंकि जैसे कोरोना का आपने बताया, संपूर्ण लॉकडाउन में महिलाओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा देना, या कोई ऐसी चीज जो आपको लगातार, क्योंकि आप बेहतर कार्य करते हैं इसलिए आपके तो लिए तमाम सारे कार्य, सारी स्मृतियां ही हैं, लेकिन उन स्मृतियों में कोई विशेष स्मृति हो तो हमारे दर्शकों से साझा करें। विशेष स्मृति में एक तो मुझे जो आर्टिफिशियल लिम्ब पहली बार जब मैंने दिया था, यहाँ किसी को उस टाइम जमाने में नहीं लगा था, तो वो व्यक्ति का उसको पूरा उसके नौकरी मैंने दिलवाया, उसको सेटल कराया। और एक लड़की है जिसकी फादर भी ओल्ड है और उनका पूरा इलाज करवाना और उसको नौकरी लगवा के पूरे परिवार को पालना। फिर 2-3 कैंसर पेशेंट्स थे जिनका कि मैंने वहाँ हॉस्पिटल में कैंसर टाटा में डॉक्टर देसाई से बात करके उनका ट्रीटमेंट कराया। ये सब चीज़ें मैं भूल नहीं सक पाती हूँ कि कैसे किस तरह से आए थे। और भगवान की कृपा से मैंने जब भी विपक्ष सरकार या सरकार में जब भी ऐसे पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए एड मांगा तो वो एड उनको मिला और उनका ट्रीटमेंट होता है। एक तो ये मुझे बहुत भूलता नहीं है। दूसरा, मैं महिला आयोग में आकर के 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं जिनको कि न्याय सच नहीं मिला, क्योंकि जो तंत्र जो साथ काम कर रहा था उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिसको कहा जाए बहुत ही दबंग किस्म के लोग थे, और उन लोगों ने उस पीड़िता को न्याय दिलाने में मैं जुटी रही। लेकिन मुझे खेद है कि आज तक उस पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया और वो बेचारी जो है बहुत सफ़र कर करके फिर वी हैव टू जस्ट गिव इट अप, बिकॉज जो अंडर साइड था वो उल्टा उसके ऊपर आरोप लगाता चला गया और नतीजा हुआ कि वो भी उसने भी कहा कि अब रहने दीजिए मैडम, कुछ नहीं हो सकता। मतलब प्रक्रियाओं में उलझ कर तमाम सारी चीजें ऐसी जब हो जाता है तो उसका बहुत तो उसका कष्ट होता है। अदरवाइज तो मैं दूसरी बार जैसे 164 का बयान देने के बाद दूसरी बार लोग नहीं लेते हैं, या एक बार FR चला गया तो दूसरी बार नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से लेके DG तक अप्रोच किया है और कर करके इन केसेस के लिए, ऐसे केसेस के लिए न्याय दिलवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास जो है जारी होना चाहिए। प्रयास ये मेरे लिए एक, मैं सोचती हूँ कि उपलब्धि है। और मेरा जो PRO है मनोज मिश्रा, वो भी काफ़ी सक्रिय रहता है और हम लोग दोनों मिलकर के मैक्सिमम केसेस का इंस्टेंट एप्लीकेशन लेते हैं, उनका वो लेते हैं, ID लेते हैं, और जैसे एप्लीकेशन और ID मेरे पास आ जाता है देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और जब भी मैं बात करती हूँ तो कन्विंस कर देती हूँ। जैसे आज के ज़माने में बहुत सारे सेकेंड लिव इन रिलेशंस चल रहा है, इससे बहुत परेशानी बढ़ गई है। और इतनी महिलाएं आती हैं जिनको कि हस्बैंड ने छोड़ दिया 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद,
12 साल का बच्चा हो गया, उसको निकाल दिया बाहर और दूसरी महिला के साथ। तो ये सब जो मामले आते हैं ये बहुत ही माने इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डाइजेस्ट कि आज के युग में ये सब बहुत हो रहा है। और लड़कियां बेचारी असहाय भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनका कि गलती उनका खुद का रहता है, एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं। अब मतलब उनकी भी गलतियां होती हैं। हाँ, जिसकी उनकी भी वजह से। गलती होती है। मैडम थोड़ा सा और हम आपके इस प्रोफाइल पर जो है हाँ। जानना चाहेंगे। आपने अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर के अपनी सेवा राजनीतिक, आज आप राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, सब पर हम लोगों ने बातचीत कर लिया। आपके का जो जीवन है, जीवन का जो सफ़र है, उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि पति का अनुगमन करती हैं पत्नियां, और पति बेहतर पदों पर होता है और वो एक गृहिणी की तरह जो है उनके प्रगति में योगदान देती हैं। लेकिन यहाँ आप लीड कर रही हैं, तो क्या जो है आप सफल गृहिणी का भी काम कर लेती हैं, या आपके पति जो है आपका इसमें सहयोग करते हैं? क्या बताएंगे आप? क्या कहेंगे? देखिए, एक मैं अपने को बहुत सफल गृहिणी इसलिए मानती हूँ कि मैंने बच्चों को खुद पढ़ा लिखा करके, छोटा लड़का डॉक्टर, बड़ा लड़का लॉयर है, विक्रम चौधरी इज ए लॉयर बेसिकली, लेकिन सोशल वर्क भी करते हैं और आज रोटरी के प्रेसिडेंट भी हैं, 70 प्रेसिडेंट हैं। और निखिल चौधरी जो डॉक्टर एनेस्थेसिस्ट हैं, दोनों की शादी विवाह कराना और अच्छी बहुएं आई हैं। चारू चौधरी इज ऑल्सो लॉयर, बड़े लड़के की, और छोटी वाली दिशा चौधरी शी इज ENT स्पेशलिस्ट। लेकिन मेरे आज इस स्थान पर पहुंचना मेरे सास ससुर के साथ साथ हस्बैंड का भी बहुत बड़ा ये रहा। जितने लेटर्स मैं लैंडिस के ज़माने में इंग्लिश में लिखना पड़ता था, तो सब लेटर्स मैं ड्राफ्ट करके उसके बाद उनसे चेक कराती थी। आज भी हिंदी में अगर वहीं कहीं कुछ लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, तो हमेशा आई हैव टू लुक अप टू हिम, बिकॉज उनकी हिंदी या इंग्लिश इज मच बेटर देन मेरे से, बहुत बेहतर है। दिल्ली कॉलेज इंदौर के पढ़े हुए हैं और ही ऑल्सो बेसिकली लॉ पढ़ा था उन्होंने। लेकिन कई स्कूल कॉलेज में चेयरमैन है आर्यन एजुकेशनल ट्रस्ट में, और महाराज जी के साथ उनके शिक्षा परिषद में भी है। अभी PG कॉलेज के उनको उपाध्यक्ष बनाया है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के, उसमें जो PG कॉलेज है महाराणा प्रताप PG कॉलेज के। तो हस्बैंड अपने स्थान पर है और मैं कभी भी नहीं समझती हूँ कि मैं आज जहाँ पहुँची हूँ खुद की वजह से। वो आपका तो वो रहता ही है, लेकिन अगर आपको हस्बैंड और बेटे का सहयोग न मिले तो कहीं भी पहुंचना किसी भी महिला के लिए। और गृहिणी का जहाँ तक कि सवाल है, मैं फर्स्ट जो 100 ईयर्स हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट प्राइज इंडिया में कुकिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मैंने पाया था। और फ्लावर डेकोरेशन से लेकर के हेयर स्टाइल, फेमिना में मैंने हेयर स्टाइल का वो किया था, और पेपर्स में राइट अप देना, ये सब मैं सब करती रही। मतलब हाँ, आप भी मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आपका जो शौक रहा है बचपन से लेके अब तक का, वो क्या रहा है, क्या क्या रहा है, जरा वो भी बताएं। मुझे शौक तो हर चीज़ का था, मैंने कोई ऐसा फील्ड नहीं है। अगर कोई कंपटीशन होता था आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट, चाहे मुझे प्राइज मिले या नहीं मिले, दैट वाज इररिलेवेंट। मेरे ये था कि पार्टिसिपेशन जरूरी है और उसी से आदमी सीखता है। तो मेरा हमेशा शौक रहा कि मैं कुछ नया सीखूं, whether it is language, whether it is in games, whether it is learning something, whether it's reading, कुछ भी, या गार्डनिंग से लेके कुकिंग से लेके हर चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ऑलराउंडर रहा, क्योंकि बचपन से हम लोग उसी तरह से ब्रिंगअप किए गए। और सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा अच्छे ओरेटर्स को सुनना और अच्छे कवि सम्मेलनों में, और उसको मुझे लिखने की आदत है। तो कभी सम्मेलन में आप मतलब शिरकत करती रहे हैं? बताओ कभी भी आपने? ना, अच्छा, वो मैंने नहीं किया। मुझे लिखने का और पढ़ने का बहुत शौक है, और खास करके जब अच्छे लोग बोलते हैं तो मैं जरूर कोट करती हूँ, चाहे फ़ोन पर उनसे बात हो रहा हो, चाहे फेस टू फेस हो रहा हो। मतलब हमेशा जो है आपको अच्छी चीजें पढ़ाई लिखाई की तरफ बड़ा ज्यादा जो है बहुत, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हम लोग सब भाई बहनों को बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन दिया। उस जमाने में पढ़ाना मिशनरी स्कूल में बहुत बड़ी चीज है, बड़ी बात थी। और एक गाड़ी ड्राइवर सिर्फ हम लोग के लिए, बच्चों के लिए रहता था, जो पहुंचाना और लाना यही काम रहता था। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग को ब्रिंगअप किया। और समझिए बिफोर मैरिज पूरा इंडिया मेरा घुमा हुआ था। मेरे फादर का ये कहना था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी
और इधर बॉम्बे से लेकर के कलकत्ता तक पूरा। और उनका कहना ये था कि बेटियां हैं, क्या जाने कैसे घर में जाएंगी, उनको घूमने मिलेगा कि नहीं। और उनका ये कहना था कि उससे नॉलेज बढ़ता है, जितना आप ट्रैवल कीजिएगा, आप जगह जगह में इंडिया में हर 50 माइल पर चेंज कर जाता है कुछ। तो उसका कोस पर बदले पानी, कोस पर बदले पानी, 4 कोस पे पानी करके है ना जो है। तो ये सही कह रहे हैं आप जो है। मैडम एक चीज जो है चलते चलते एक आखिरी सवाल के रूप में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये कहा जाता है कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरी परिवार को जो है शिक्षित कर देती है। आप ने परिवार ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को जो है शिक्षा दिया है और लगातार आप दे रहे हैं। तो जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, जैसे आपने कहा कि पिताजी कहते थे कि बेटी है किस परिवार में जाएगी, ये एक भावना जो है, ये हीनता से उभरने के लिए महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि उनको शिक्षा तो पूरा प्राप्त करें और घरेलू काम और बाल बच्चों को देखने के साथ साथ वो अपने को इतना कॉन्फिडेंस लाएं कि जब वो समाज में सेवा के लिए जाएं या राजनीति में एंटर करें तो दैट शुड बी द राइट टाइम। बहुत कम एज में समाज के सेवा में, या अगर आपके सर पर किसी का हाथ ना हो तो खास करके, और अपने परिवार को छोड़ करके और राजनीति में एंटर कर जाना है का मैं नहीं समझती हूँ कि अच्छी बात होगी। और दूसरी चीज़ मेरा ये भी सोचना है कि महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए एंड सिर्फ किसी पर डिपेंडेंट ना हो करके उनको अंदर से ये होना चाहिए। और जो भी उनके आइडियल हैं उससे हमेशा सुझाव उनका लें, उनके गाइडेंस लें, क्योंकि जब तक कोई आपको सिंसियरली एडवाइस ना करे, सिंसियरली आपको आगे ना बढ़ाए, तो आपका पहुंचना उससे मतलब सहयोग जो है विशेष तौर से जैसे आपने कहा कि परिवार जो है, हाँ जी, परिवार का सबसे बड़ा सहयोग होता है। हाँ। जैसे अगर महिला है तो उसे अपने पति, सास, ससुर सबको लेकर के जितना आप समाज में लोगों को लेके चलिएगा तो उतना ही आपका एक बहुत ऊंचे स्तर से लोग आपको देखेंगे। दे विल हैव अ वेरी नाइस पिक्चर अबाउट यू, यू विल बिकम देयर आइडल। कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने आपसे बात करके ही मुझे लगता है कि मैं कब से आपसे मिलूं, तो उनको अपनापन सा लगता है। तो जिससे मिलिए अपनापन सा लगना चाहिए हमेशा। योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर डेस्टिनी, ये है आपका जो जिसके साथ संपर्क है उसके साथ आप कैसे डील करते हैं, उसको कैसे मिलते हैं, कैसे उठते हैं, तो आपका भविष्य, उसका भविष्य तो अलग होगा, आपका भी भविष्य उसी के हिसाब से बनता है। मैडम सवाल तो मेरा आखिरी था, लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हम ये जानना चाहेंगे जैसे धैर्य कितना जरूरी है समाज में बेहतर स्थिति को प्राप्त करने में, कितना काम आता है धैर्य, क्या कहेंगे? बिना धैर्य के तो आप कुछ नहीं कर सकते। इम्पेशेंट लोग कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए, खास करके जब हम ससुराल जाते हैं तो हमें वहाँ के लोगों को समझना, पहचान वो करने में समय लगता है। लेकिन हर लड़की को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो घर मेरा था, अब ये घर मेरा है और ये घर ही सब कुछ है। वहाँ सुख दुख जो भी है, सीता जी 14 साल वनवास गई, रानी थी और राजा के घर में गई थी, लेकिन 14 साल वनवास राम जी जैसे जैसे उनको रखा उसी हिसाब से रही, और इतना उनको रोका गया तो भी वो चली गई। और 14 साल, और यहाँ लोग 2 महीना 6 महीना बाद धैर्य नहीं, पेशेंस ही नहीं है एकदम। मैंने दे वांट एवरीथिंग लेड इन द प्लेट, प्लेटर जिसको कहता है गोल्डन प्लेटर, और गोल्डन स्पून से कोई फीड करने वाला मिले, तो ये बड़ी मुश्किल है। एजुकेशन का अनड्यू एडवांटेज रखते हैं। अगर मैं चाहती तो उस टाइम पर मैं रिटालिएट कर सकती थी कि मैं पीएचडी करूंगी और लेक्चरर बनूंगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ जिसको कहा जाए कि घर द्वार देखना, मटर पनीर बनाना इत्यादि मैंने किया। तो का ही परिणाम था कि आज आपको जो हर चीज मिली। तो मुझे लगता है कि आदमी, महिलाओं को विशेष रूप से जहाँ जाती है कुछ कष्ट होता है तो सहन करना चाहिए, थोड़ा दिन टॉलरेट कीजिए, थोड़ा दिन रहिए। एक कहावत है कि लड़की घर से जाए डोली में तो अर्थी उसके मैके आए। यहाँ उल्टा होता है, और डोली से तो जाती हैं लेकिन वापस डोली में वापस आ जाती हैं, रुकती ही नहीं है वहाँ पर। दे डोंट हैव पेशेंस कि मदर इन लॉ को समझे कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरा देवर मेरा भाई है,
ये मेरी बहन है, जब आप, ये मेरा घर है, आपकी माँ भी तो छोड़ करके आई थी, उनका घर वो है। तो जब तक ये फीलिंग नहीं आएगा और धीरज के साथ काम नहीं करेंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना हर चीज़ में ज़रूरी है, तब तक आपका लाइफ बिल्कुल सेटल्ड और नहीं हो सेटल नहीं होंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैडम, आपने अपने जीवन वृत्त पर बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। निश्चित रूप से आपकी एक एक वाणी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सताए हों, आपका जीवन लंबा हो, आपका जीवन बड़ा हो, आप निरंतर समाज के लिए कार्य करती रहें। ईश्वर लगातार आपको इस तरह की शक्ति प्रदान करती रहे, प्रेरणा ईश्वर से मिलती रहे, लोग आपसे प्रेरित होते रहें। तो इसी मंगल कामनाओं के साथ हम आपके उज्जवलमय भविष्य की कामना करते हैं। आपने समय निकाला, अपना अमूल्य समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत